Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic is War Guilt by J. Alfred Spender from the book Modern English Prose by Guy Boas. But before that, please subscribe my channel for more informative videos. So let's start. J. Alfred Spender was an English journalist. He was a prolific writer and a biographer. He had a different outlook on matters, especially war. वो काफ़ी different perspective से और outlook से different topics को deal करते थे, especially war के topic को. This war guilt has been taken from Spender's life, journalism and politics. It is an attitude of unprejudiced criticism. इसके अंदर उन्होंने एक objective और third person perspective से criticism किया है, especially war के topic पे. So it is very true and unbiased criticism. So now let's start the summary of the chapter. The chapter starts from the following lines. There is one thought which must often recur to a man of my age. I was 51 years of age when the Great War broke out. Writer start करते हैं अपनी thinking बताते हैं कि he tells about his thought that often comes to his mind कि जब World War I start हुई तो he was 51 years old. वो कहते हैं कि अगर वो 20 years younger होते तो वो शायद इसमें मर चुके होते. फिर राइटर कहते हैं कि World War I हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट कैटास्ट्रफी थी जो कि पेश आई, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए और मिलियंस ऑफ पीपल वेंट थ्रू मिजरी. बहुत बुरे हालात से उन्होंने गुजरा और सफ़र किया और उन्होंने ऐसे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पाई जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे. राइटर इसमें ये डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड वॉर हुई और उसके अंदर जितनी भी कैटास्ट्रफी हुई उसमें ब्रिटेन का कितना हिस्सा था, उसका कितना पार्ट था इस सब में. फिर राइटर कहते हैं कि उनकी जो जनरेशन थी इट वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हु स्टार्टेड द वर्ल्ड वॉर. और वो कहते हैं कि वो हमेशा इस बात को मुश्किल समझेंगे कि वो इस वॉर की कोई रीजनेबल या इंटेलिजेंट जस्टिफिकेशन दे सकें. वो कहते हैं कि वो इस बात से बिल्कुल कासिर हैं कि वो इसकी कोई जस्टिफिकेशन दे पाएँ कि ये वॉर क्यों स्टार्ट की गई और इसमें उनको क्या फ़ायदा हुआ. ही इज़ अनएबल टू गिव एनी जस्टिफिकेशन अबाउट दिस. फिर वो कहते हैं कि ऑल्दो इंग्लैंड का इसमें ज़्यादा इतना हिस्सा नहीं था, बट इंग्लैंड को हम बिल्कुल बेकसूर नहीं ठहरा सकते, उसका भी इसमें पूरा हिस्सा था. राइटर कहते हैं कि जब वॉर ख़त्म हुई तो उसके अंदर जो विक्टर्स थे यानी जो जीते और जो हारे दोनों जो हैं उनको एहसास हुआ कि ये कितनी सीरियस कैटास्ट्रफी थी और इससे उनको कितना ज़्यादा लॉस हुआ. और जो सफरिंग्स थी इट दोज वर ग्रेटर देन द गेन्स. उन्हें इससे इतना कुछ हासिल नहीं हुआ जितनी तबाही हुई. और विक्टर्स और लूजर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहे और इससे उन दोनों को कुछ हासिल ना हुआ. पर राइटर कहते हैं कि एक चीज़ जो इस सफरिंग्स और कैटास्ट्रफी से हासिल हुई वो थी द नोशन ऑफ वॉर गिल्ट. यानी कि लोगों के अंदर वॉर गिल्ट का जो आइडिया और कंसेप्ट है वो उभरना शुरू हुआ. डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये उभरना शुरू हुआ. उन्होंने अब मानना शुरू कर दिया कि वॉर इज़ नॉट अ हीरोइक एक्ट, एक्चुअली ये एक पब्लिक क्राइम है जिससे लोगों को गेन कुछ नहीं होता और सफरिंग्स होती हैं और इसको एक हीरोइक एक्ट समझना गलती है. ये एक इल्यूजन है जिसे फ्यूचर जनरेशन्स को आगे बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए. राइटर कहते हैं कि वॉर का जो आइडिया है उसको जितना कम फैला जाए उतना बेहतर है और इसको गिल्ट फील किया जाए इसकी प्रमोशन पर. ग्रेट वॉर जो हुई असल में वो इस तब अराइज हुई ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में राइज हुई जब इसको एक लेजिटिमेट गैम्बल समझा जाता था. अपने मुल्की मफादात के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए इसको एक लेजिटिमेट और अच्छी चीज़ माना जाता था और इसलिए इसको प्रमोट किया जाता था. पर राइटर कहते हैं कि अब ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि इसको कम से कम फैलाया जाए और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और आइडिया ऑफ द वॉर को ही ख़त्म किया जाए. फिर राइटर इसकी देते हैं रीज़न कि क्यों ये इतनी प्रमोट हुई. क्योंकि राइटर कहते हैं कि उनकी जो जनरेशन थी उसके अंदर वॉर को जो है एक हीरोइक एक्ट समझा जाता था, इसको जो है एक लेजिटिमेट और अच्छी चीज़ समझा जाता था और प्रमोट किया जाता था. और जितने भी स्टेट्समैन थे उनको बहुत ज़्यादा प्रेस और तारीफ़ और अच्छा मकाम तब मिलता था जब वो सक्सेसफुली किसी वॉर को प्लान करते थे और उसको विक्ट्री अचीव करते थे. उनको हीरोज़ माना जाता था और इसको एक बहुत अच्छी चीज़ माना जाता था और इसलिए इसको फैलाया जाता था. फिर जब वर्ल्ड वॉर I हुई तो उसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ यूरोप थी उससे वर्ल्ड वॉर I से पहले इसको जो है एक बहुत अच्छी चीज़ माना जाता था और गिल्ट को उसको कहा जाता था जो कि
वॉर को हारता था। यानी कि वॉर गिल्ट का जो नोशन था वो ये था कि जो वॉर हारता था उसको गिल्ट फील होना चाहिए। पर अब राइटर कहते हैं कि इसके जो बाद जो सफरिंग्स और लॉस हुई तो लोगों में ये रियलाइजेशन हुई कि एक्चुअली वॉर इज़ जस्ट अ कैटास्ट्रोफी, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग, और इसको प्रमोट करना एक क्राइम है। और उनको जो है अब उन लीडर्स को जो इसको प्रमोट करते हैं वो पब्लिक क्रिमिनल्स उनको मानना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन ईवल एक्ट। फिर राइटर यहाँ पे एक आइडिया और एक नया कंसेप्ट बताते हैं विच इज़ कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पावर। इसमें क्या होता है कि एक नेशन या ग्रुप ऑफ नेशंस म्यूचुअल इंटरेक्शन के साथ एक ऐसी ट्रीटी या पॉलिसी बनाते हैं जो कि उनकी अपोजिशन ग्रुप ऑफ नेशंस के खिलाफ उनको प्रोटेक्ट करती है, और उनकी जो भी ऐसे आर्मी या इस तरह वॉर जो उनके ऊपर होनी होती है उससे वो इस ट्रीटी के ज़रिए वो बच जाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। दिस आइडिया वॉज ओरिजिनली गिवन बाय अ जर्मन स्टेट्समैन Bismarck. Otto von Bismarck in 1873 gave this idea. उन्होंने दो मोस्ट कंजर्वेटिव पावर्स जो यूरोप में थी उनके साथ एक अलायंस बनाई जो कि थी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड रशिया। इनके साथ एक 3 एम्परर्स लीग बनाई, और इसके अंदर 3 एम्पायर्स ने क्या किया कि उन्होंने म्यूचुअल इंटरेस्ट के ज़रिए ये एक चीज़ पे वो सहमत हुए और रजामंद हुए कि यूरोप में जो है वो न्यूट्रल रहेंगे when any one member state took military action against a non-member, particularly France or the Balkan nations. So this was the treaty presented by him. फिर यहाँ पे राइटर कहते हैं कि बिस्मार्क फेल्ड टू सी वॉज एक्चुअली कि जो वो अपने लिए बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर रहा है वो उसके अपोजिट नेशंस भी तो वही पॉलिसी अपना सकती हैं, वो भी तो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर सकती हैं उसके खिलाफ। ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन कि वो जब ये तरीका बना लेगा तो उसके इस तरह से वो क्विक जो है विक्ट्री हासिल कर पाएगा एनिमी पर। फिर लेकिन वो ये देखने में फेल कर गया कि इसी तरह का बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका उसके एनिमी ने भी अडॉप्ट कर लिया, अदर 6 पावर्स ने भी यही तरीका अडॉप्ट कर लिया, और अगले 50 सालों तक इस बैलेंस ऑफ पावर ने अपनी जड़ें और ज़्यादा गाड़ ली। फिर वॉर गिल्ट के 3rd सेक्शन में राइटर इस तरफ आते हैं कि वो ब्रिटेन की तरफ से जस्टिफिकेशन देते हैं कि ब्रिटेन ने क्यों आखिर जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये कि ब्रिटेन जो है वो अब रिस्क नहीं ले सकता था कि वो जर्मनी को अलाउ करे कि जर्मनी अपनी जो नेवी की स्ट्रेंथ है, नेवल स्ट्रेंथ, वो जो है वो बढ़ा दे और वो एक थ्रेट बन जाए ब्रिटेन की सिक्योरिटी के लिए। तो इसलिए हमें जो है वो कहते हैं कि ब्रिटेन को आर्म्स खड़े करने पड़े, उन्हें वॉर डिक्लेयर करनी पड़ी। फिर उसके बाद दूसरा ये कि उनकी जो पोजीशन थी वो मोरली स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो कहते हैं अगर ब्रिटेन के पास मोरली ग्राउंड्स भी नहीं होते, मोरल ग्राउंड्स पे भी जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं होती, तब भी उसे जो है वो वॉर डिक्लेयर करनी ही पड़नी थी, क्योंकि उनको सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा थ्रेट था और ब्रिटेन के पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। फिर जो है वो कहते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर की जो तरीका था वो असल में एक बहुत बड़ी डिज़ास्टर की ही रेसिपी थी, यानी कि वो उल्टा आप एक डिज़ास्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्या सारा करते हैं कि जो सारा ब्लेम उन्होंने वॉर का दिया है वो सारा बिस्मार्क पे डाल दिया है कि जिसने ये पॉलिसी बनाई थी। तो वॉर का जो आइडिया उसने दिया है वो बिस्मार्क नहीं दिया है। तो राइटर की नज़र में बिस्मार्क इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडिया ऑफ वॉर। फिर राइटर कहते हैं कि इस तरह उनकी जनरेशन में शायद वॉर कभी होती ही ना अगर लोगों को पता होता कि इसके आफ्टर मैथ्स कितने डिस्ट्रक्टिव होंगे, इसके आफ्टर मैथ्स क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर उन्हें ये पहले से पता होता तो वो कभी वॉर करते ही ना। उनकी जो जनरेशन थी उसकी वजह ये है कि उनकी जो जनरेशन थी वो एक प्री साइंटिफिक एरा में रहती थी, यानी कि पुराने ज़माने के तरीके से वॉर लड़ी जाती थी। उस टाइम न्यूक्लियर वेपन्स और जो मिसाइल्स हैं एंड डिफरेंट हैवी वेपन्स नहीं आए थे जो कि इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित होते हैं। तो इसलिए उन लोगों को पता ही नहीं था कि इनका यूज़ कैसे होता है और इनके आफ्टर मैथ्स क्या होते हैं। तो जो है उनको पता, इसलिए उन्होंने जब यूज़ किया और लिटरली इसको एप्लीकेशन इसकी की तब उन्हें पता चला कि कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसने कॉज की है। क्योंकि इससे पहले वो मिडिल एजेस का जो तरीका था वॉर का उस पर वो लोग फॉलो करते थे प्री साइंटिफिक एरा के मुताबिक, लेकिन फिर जब साइंटिफिक वेपन्स आ गए तब उन्हें पता चला कि कितनी डिस्ट्रक्शन ये कॉज करते हैं। फिर मॉडर्न वेपन्स जो आए उनसे साबित हुआ कि नॉट इवन द विक्टर्स और द वैंक्विश्ड कुड अचीव एनीथिंग। तो इसके लिए जो प्राइस पे करनी पड़ी इट वॉज टू मच। तो इसलिए जो है वॉर इज़ अ रूइन ऑफ पॉलिसी।
Similarly, it cannot be civilized, nor is it possible in any way to keep it to a limit. जब आपके पास इतने मॉडर्न वेपन्स हो, इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हो, तो वॉर को आप किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते या आप उसकी एक्सटेंट नहीं नाप सकते कि कितनी डिस्ट्रक्शन वो कॉज करेगी. वॉर इज अ वेरी क्रूअल थिंग एंड एन evil thing. So this was the summary of the chapter War Guilt. Hope you liked my video. Please give it a thumbs up and subscribe my channel.